क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। आप लोग एक काम कीजिए, इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल करके एक रफ डायग्राम बनाइए। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस निकाल के एक रफ डायग्राम बनाइए। इतना तो कर सकते हो ना। अगर जैसे ही आपको कोई सर्कल मिले तो आप जरूर उसका सेंटर और रेडियस निकालिए। चलो, इसमें अगर आप सेंटर लिखना चाहेंगे तो सेंटर जो आएगा वो तुम्हारा 1,2 आ जाएगा, सेंटर 1,2। और रेडियस निकालना चाहेंगे तो, जो कि काफी आसान है, वो मैं निकालूंगा नहीं, तुम लोग खुद से निकाल लोगे। 3 पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखना चाहेंगे। पैरामेट्रिक फॉर्म में इसलिए लिखना चाह रहा हूं क्योंकि हमसे किसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है, 3x प्लस 4y की पूछी गई है। तो ये ज्यादा बेहतर होगा अगर मैं इनको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिख लेता हूं, है ना। सब फॉर्म का अपना एक महत्व है, कहां पे उनका यूज होता है ना, मैं उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाता हूं आपको। उस तरह से उस जगह पे सोचना चाहिए, है ना। तो अगर मैं लिखूं x की वैल्यू पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन, तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 cos थीटा और y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 sin थीटा, यही आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं। आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, 3x प्लस 4y की वैल्यू पूछी गई है। तो x के जगह हम लोग ये रखेंगे और y के जगह ये रखेंगे। तो x के जगह मैंने रख दिया 1 प्लस 3 cos थीटा और y की जगह 2 प्लस 3 sin थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो आएगा आपके पास 9 cos थीटा, जब 3 इस 3 से मल्टीपल हो और ये 4 3 से मल्टीपल हो तो कितना आएगा 12 sin थीटा प्लस 11। अभी इसका रेंज आप बता सकते हैं, बहुत ही आसान था। एक फार्मूला पढ़ाया गया था a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और फार्मूला ही उसका डेरिवेशन ही बताया गया था कि इनका रेंज कहां से कहां तक होगा, रूट अंडर माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 9 है और b की वैल्यू कितनी है 12 है ना। ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया गया था, याद कीजिए। बहुत बार इसका हम लोग यूज किए हैं, एक बार दो बार नहीं, कम से कम 25 बार यूज किए होंगे। अब तो सीख जाओ। करेक्ट ना। तो अगर 9 और 12 का स्क्वायरिंग करके ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा 81 और 144, 225 कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 15 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं माइनस 15 टू 15, और इधर में क्या लिखा हुआ है 11। अब 11 ऐड कर दें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -4 टू रेंज क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी -4 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 26। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी वेयर कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। पहला जो वर्टिसेस है ए 2 प्लस कॉस पाई बाई 3, 3 प्लस साइन पाई बाई 3, बी 2 प्लस कॉस पाई, 3 प्लस साइन पाई, और पॉइंट सी है 2 प्लस कॉस 4 पाई बाई 3, 3 प्लस साइन 4 पाई बाई 3। ये बहुत ही आसान है, इसका आंसर बिना, तो इसका आंसर क्या आएगा 2,3, क्योंकि ये किस फॉर्म में लिखा हुआ पॉइंट, पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखा हुआ। एक सर्कल है, ये कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक सर्कल है जिसका सेंटर कितना है 2,3 है। पहला जो एंगल है वो कितने पे बना के दिया हुआ है पाई बाई 3 पे, पहला एंगल पाई बाई 3 है, और एक पॉइंट यहां दे दिया ए। तो दूसरा एंगल, दूसरा जो पॉइंट बी है वो कितने पे पाई पे, एक पॉइंट बी यहां पे होगा, करेक्ट ना। और पॉइंट सी 4 पाई बाई 3 है ना, 4 पाई बाई 3 यहां पे कुछ होगा, 4 पाई बाई 3 पाई से थोड़ा ज्यादा होगा, पाई प्लस पाई बाई 3, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ट्रायंगल जो बनेगा आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पॉइंट सी हो गया, यही ट्रायंगल। नहीं है उसका सरकम सेंटर
यहाँ तो कोई दिक्कत? यही था और कुछ नहीं। काफी आसान है ना, क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि आप पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म में सर्कल का इक्वेशन क्या होता है? क्या होता है? x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा और y इक्वल टू y1 प्लस, यहां से कंपेयर कर लीजिए, सारा तो वैसा ही है। देखा 2 2 2 3 3 3 और रेडियस के जगह पे कितना है? 1 है ना, तो रेडियस कितना हो गया? रेडियस 1 हो गया। और जो सेंटर है वो कितना आएगा? ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ पॉइंट ए cos थीटा 1 sin थीटा 1, पॉइंट बी cos थीटा 2 sin थीटा 2, पॉइंट सी cos थीटा 3 sin थीटा 3 आर द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ABC, देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC, सेकेंड है सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, और थर्ड है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप इसमें से फर्स्ट तो बहुत ही आसान है, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC, इससे आसान क्या हो सकता है ना। तो सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल ABC क्या आ जाएगा? फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? सेंट्रोइड क्या आ जाएगा? सभी को ऐड कर ले, तो मैं एक बार में लिख लेता हूं, समेशन ऑफ cos थीटा 1 अपॉन 3, है ना, और जितना भी एक्स कोऑर्डिनेट का सम है डिवाइडेड बाय 3, cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3 अपॉन 3, और ये शॉर्ट में मैंने लिख दिया। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? बोलिए, ये क्या निकल के आ गया? सेंट्रोइड। अब दूसरा क्या पूछा? सरकम सेंटर। सरकम सेंटर कैसे लिखा जाएगा बताओ? सरकम सेंटर क्या होगा? कोई बिना पेन उठाए बता सकता है कि सरकम सेंटर क्या होगा? पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, कंपेयर करना है ओनली, आपको कंपेयर करना सरकम सेंटर के लिए। किससे? किससे कंपेयर करना है? कंपेयर करो, पॉइंट देके रखा है कि नहीं देके रखा हुआ? तो सरकम सेंटर जो सर्कल का सेंटर होगा कहां पे होगा? x1 y1 उसमें है क्या? अगर तुम पॉइंट ए को अच्छे से देखोगे ना, तुमको कुछ इस तरह से दिखेगा। पॉइंट ए जो तुमको इस तरह से दिखेगा, 0 प्लस आर, 0 प्लस यहां पे आर के जगह पे क्या है? 1 cos थीटा 1, और 0 प्लस 1, है ना। बी को भी वैसे लिखोगे, तो बताओ सरकम सेंटर क्या आ जाएगा? ऑरिजिन आ जाएगा। दिखता नहीं है, यहां से तुमको अच्छे से देखना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? और सरकम रेडियस क्या आएगा? तो दो चीजें तुमको मालूम हो गई। क्या मालूम हो चुका है? सरकम सेंटर एज वेल एज सेंट्रोइड। अब आपसे क्या पूछा गया? ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो आपको निकालना होगा, आपको ऑर्थो सेंटर कैलकुलेट करना है। कुछ रिलेशन होता है शायद, ऑर्थो सेंटर
सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में क्या रिलेशन होता है? पहले तीनों तो कोलिनियर होते हैं और HGO ये किस रेशियो में होते हैं? 2:1 में होते हैं। जहां पे तुमको G पता है और O पता है तो H नहीं निकाल लोगे, आसानी से निकाला जा सकता है, करेक्ट ना? अगर इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए इसका कोऑर्डिनेट को क्या मान लीजिए? अल्फा कोमा बीटा मान लीजिए। ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट को क्या मान लीजिए? अल्फा कोमा बीटा मान लीजिए। और जी आपको पता है जी कितना है? यही है ना, समेशन ऑफ cos थीटा 1 अपॉन 3 समेशन ऑफ, और ये तो पता ही है, करेक्ट ना? तो अभी हमको चाहिए पॉइंट जी को लिखना चाहते हैं तो जी आप लिख सकते हैं इस तरह से, 2 जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 0 और 1 अल्फा से, कोई दिक्कत नहीं ना? तो अल्फा ही आएगा डिवाइडेड बाय 2 + 1। फिर इसी तरह से करेक्ट ना? और जी तो आपको पता ही है क्या है, है ना? अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है, तो अल्फा बीटा कितना आ जाएगा? अल्फा बीटा ये क्या है तुम्हारा? आप नहीं तो एक्सटर्नल डिवीजन भी लगा सकते थे फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो उस समय आपको किसका रेशियो चाहिए होगा? OH अपॉन GH का। तो कितना आएगा? यहां से यहां तक 3 और यहां से यहां तक 2, तो 3:2 में हो जाएगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? करेक्ट ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिए, लिखिए टेंजेंट। टेंजेंट, हेडिंग डाल लिखिए टेंजेंट, लिखिएगा टेंजेंट इज लिमिटिंग केस of a secant, limiting case of a secant। जैसे मान लो कि अगर हम एक सर्कल लेते हैं, है ना, एक सर्कल लेते हैं और उसमें एक सेकेंड ड्रॉ कर लेते हैं, करेक्ट ना? ये आपका ए हो गया और ये बी 2 पॉइंट होगा जहां पे लाइन जो है सर्कल को कट कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका सेकेंड कहलाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो जो टेंजेंट का डिफिनेशन है वो क्या है कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ द सेकेंड, करेक्ट ना? तो अगर आप अभी ये 2 जगह पे कट कर रहा है, अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बी पॉइंट को मूव कराते हैं, मूव कराएंगे। लिमिटिंग केस का मतलब समझिए, लिमिटिंग केस मतलब बी ए के तरफ अप्रोच करेगा, बी ए के तरफ अप्रोच करेगा और तब तक अप्रोच करेगा जब तक कि बी ए पे जाकर के कोइंसाइड न कर जाए या टेंस टू 0 का दूरी बनाए, लगभग बिल्कुल करीब आ जाए। तो उस केस में आप देखेंगे जो सेकेंड है होगा वो किस में कन्वर्ट हो गया होगा? मान के चलो कि बी उठ के यहां पे आ गया, करेक्ट ना?
बी एक टाइम होगा यहां पे आ जाएगा, इसके आसपास में आ जाएगा, तब आप देख पाएंगे कि ये जो टेंजेंट, ये जो लाइन है सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ कि वो टच कर रहा है, तो वही सेकेंड अब क्या हो जाएगा, अब टेंजेंट हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कि टेंजेंट इज द लिमिटिंग केस ऑफ द सेकेंड। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो बी जब आपका ए की तरफ अप्रोच करेगा, है ना, बी जब आपका ए की तरफ अप्रोच करेगा तो सेकेंड ए बी ही क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो, नॉर्मल इज ए लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इन केस ऑफ सर्कल नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू सेंटर। चलो, पहला जो मैं एक कोई दूसरा कर्व ले लेता हूं, जैसे कि सर्कल नहीं छोड़ करके पाराबोला ले लेता हूं। पाराबोला का शेप तो पता ही होगा, तो मान लेते हैं कि पाराबोला तुम्हारा कुछ इस तरीके से आ गया। तो अगर आप किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, मान के चलिए कि आपके पास कोई एक पॉइंट है, यहां पे आपने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट इसी पॉइंट पे आपने ड्रॉ कर दिया, तो कुछ इस तरीके से टेंजेंट हो जाएगा। तो ये जहां पे लाइन और ये कर्व एक दूसरे को टच कर रहा होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहलाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहलाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा हो गया पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और ये हो गया तुम्हारा टेंजेंट। और इसी के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, मैं इसलिए बार बार जोर दे रहा था कि किसी एक लाइन है उसके परपेंडिकुलर तुमको लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो तुमको जल्दी से लिखना है ना। तो कैसे लिखोगे, चेंज करके लिखेंगे ना। और इतना कर देने से पता है तुमको क्या मिल जाएगा, नॉर्मल की इक्वेशन मिल जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? क्योंकि इसे बोला गया नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पे, टेंजेंट पे, और कहां से पास करता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या हो गया, अगर मैं इसका इक्वेशन लिख रहा हूं t इक्वल टू 0, तो इसमें इसका इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं n इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉर्मल। नॉर्मल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन सर्कल के केस में खूबसूरती ज्यादा निखर के आता है ना। जैसे कि तुम जब सर्कल ड्रॉ करोगे, जब सर्कल ड्रॉ करोगे तो उसमें नॉर्मल की इक्वेशन लिखने के लिए उतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसान तरीके से आ जाता है। लेकिन यही केस अगर तुम थोड़ा सा इलिप्स में देखोगे, हाइपरबोला में देखोगे, तो थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड नजर आएगा, है ना। तो सर्कल के केस में क्या होता है, आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए सर्कल पे। चलो मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूं, सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ये आपका टेंजेंट हो गया, ये आपका टेंजेंट हो गया, t इक्वल टू 0, है ना। और मान लेते पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका क्या है, x1 y1। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या आपका, x1 y1। तो नॉर्मल क्या होगा, आप इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, करेंगे ना। जब ड्रॉ करेंगे तो कहां से पास कर जाएगा, सेंटर से पास कर जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट पता है तो माइनस जी एफ स्टैंडर्ड सर्कल से निकाल सकते हैं ना, माइनस जी को माइनस एफ। अगर आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है और सेंटर पता है तो क्या इस लाइन का इक्वेशन नहीं लिख लेंगे, और जब इस लाइन का इक्वेशन लिख लेंगे तो यही लाइन तुम्हारा नॉर्मल नहीं है क्या, तो नॉर्मल का इक्वेशन आ गया कि नहीं आ गया। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा, इधर ध्यान दो। अगर तुम क्या कर रहे हो कि तुम इस, अगर मान लो कि इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो। अच्छा ये रुको, ये बताओ इस लाइन का स्लोप बताओ। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस लाइन का स्लोप बताओ तो बता सकते हो अभी क्या आएगा। अगर इस लाइन का इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखोगे, तो तुम बोलोगे सर 2 पॉइंट दीजिए उस लाइन का, या क्या दीजिए, एक पॉइंट या स्लोप दे दीजिए। तो क्या स्लोप पता है, इस लाइन का स्लोप पता है, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप पता है क्या, कैसे पता है, अरे जल्दी बोलिए, आधा सारे यार।
तुम बोल रहे थे पता है, बताइए क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा? ऐसा जोर से बोलो। क्या होगा? हाँ, ये एक्स एक्सिस, कहां से एक्स एक्सिस आ गया भाई? ये टेंजेंट है यार, इसमें तो ओरिजिन का कोई बात ही नहीं हुआ, एक्स एक्सिस का कोई बात ही नहीं हुआ, ये तो एक रफ डायग्राम है। टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है और तुमको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पता है, तो बताओ कैसे लिखेंगे? हाँ भी सही बोल रहा है, इसका स्लोप पता है, जब इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप पता नहीं चलेगा? तो यही तो बोलना था, तभी से मैं क्या पूछ रहा हूं, हाथी घोड़ा मांग रहा हूं तुमसे। बहुत तकलीफ है तुम लोग का जिंदगी में, एक स्लोप बताने में इतना टाइम लगा देते हो। y1 प्लस एफ और x1 प्लस, यही सोचना है, यही सोचोगे तब तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सही होगा। ये तो बहुत आसान बातें हो गई, मैं तब से डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। ये दिख रहा है, इसका स्लोप 2 पॉइंट पता है, इसका स्लोप लिखा जा सकता है, उसका भी स्लोप लिखा जा सकता है। हद करते हैं आप लोग। हाँ, इसका स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा? माइनस x1 प्लस जी, और यहां पे क्या आएगा, है ना? ये क्या हो गया आपका? नॉर्मल, है ना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2.4 में लिख सकते हैं। कहने का मतलब कुछ नहीं, डायमीटर का इक्वेशन लिखना है और 2 पॉइंट पता है तो इक्वेशन में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू, सेंटर का यूज कर लेंगे, सेंटर का यूज और इस पॉइंट का यूज करके हम स्लोप निकाल लेंगे। तो क्या होगा? y1 प्लस एफ x1 प्लस जी और x माइनस x1। ये इक्वेशन नॉर्मल किसके लिए हो गया? सर्कल के लिए हो गया। तो ये इक्वेशन नॉर्मल इतना खास नहीं है, बहुत ही आसान है, इसलिए हम लोग इसको ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये डायमीटर का इक्वेशन ही है ना। हम लोग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहले एक नोट लिख लो, बोले ये इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इन वेरियस फॉर्म। तो हम लोग अभी टेंजेंट के डिफरेंट फॉर्म देखेंगे, है ना। फर्स्ट फॉर्म होगा कार्टेशियन फॉर्म, दूसरा फॉर्म होगा पैरामेट्रिक फॉर्म, और थर्ड होगा स्लोप फॉर्म, करेक्ट ना। तो हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन फॉर्म से, ठीक है। तो पहला हेडिंग डालिएगा, इसमें लिखिएगा कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म क्या है? कार्टेशियन फॉर्म क्या है? इसमें हम लोग पॉइंट का यूज करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कार्टेशियन फॉर्म क्या है, पहले उसका हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलो कि आपको एक सर्कल देके रखा होगा, सर्कल का इक्वेशन देगा, तो सर्कल का इक्वेशन मान लेते हैं कि कुछ इस तरीके से देगा, एस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं? इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो जैसे कि आपके पास एक सर्कल है, होगा माइनस जी माइनस एफ, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका
मान लेते हैं x1 कॉमा y1, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। इधर ध्यान दो, इधर बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी। तो मैं इस लाइन का स्लोप लिख सकता हूं, इस लाइन का अभी भी बताया था। इस लाइन का स्लोप अगर लिखना चाहेंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल के नाम से लिख सकते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना आ जाएगा, y1 प्लस f और x1 प्लस g। और इस लाइन का अगर स्लोप देखा जाए तो कितना निकल के आएगा, माइनस x1 प्लस g अपॉन y1 प्लस f। अगर इधर ध्यान दो, ये स्लोप और ये पॉइंट का यूज करके टेंजेंट का इक्वेशन लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो बताइए, लिखा जा सकता है। तो अभी मैं इस सर्कल पे इक्वेशन लिख सकता हूं टेंजेंट का, है ना, बहुत आसान तरीके से। कहां पे लिखा जा सकता है, कहां पे लिखा जा सकता है, बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं ना। पॉइंट x1 y1 जहां पे टच कर रहा सर्कल को, उस टेंजेंट की इक्वेशन लिखी जा सकती है। लिखिएगा क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x, y1 on the सर्कल एज इक्वल टू 0। क्या आएगा वो लिखने वाले। इधर ध्यान दो, सबको इधर ध्यान देगा, कोई लिखेगा नहीं। जब तुम इसको लिखोगे कैसे, y माइनस y1 इंटू स्लोप इंटू x माइनस x1, तो तुम्हारे पास एक एक्सप्रेशन आएगा। तुम घर में करके देख लेना, अभी मैं लिखा रहा हूं उसको ध्यान दो, करेक्ट ना। वो ये आएगा x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अभी कोई नहीं लिखेगा। पहली बात, ये किसका इक्वेशन है, सर्कल का। मैं आपको ये कंफर्म कर रहा हूं कि चाहे इक्वेशन चाहे सर्कल का हो, चाहे इलिप्स का हो, चाहे हाइपरबोला का हो, टेंजेंट में कन्वर्ट करने का एक तरीका है। आया ऐसे, जब इसको सॉल्व करो तो यही आएगा, है ना। लेकिन हम लोग एक मेथड याद करके रखते हैं जिससे हम लोग आसानी से सर्कल पे या इलिप्स पे चाहे हाइपरबोला पे जो टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं, कहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर x1 y1 है तो उसका टेंजेंट का क्वेश्चन डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको रिप्लेस करना है। क्या रिप्लेस करना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना है x1 से। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। x1 क्या होगा, जहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है ना उसका x कोऑर्डिनेट रहा होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। जैसे कि मान के चलो कोई इक्वेशन रहा होता सर्कल का और 2,3 पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए बोलता, तो हम लोग यहां पे क्या लिखते, 2x लिखते। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्योंकि x इंटू 2 तो 2x ही बनेगा ना। y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, हम लोग देख के बताओ वहां से कंपेयर करके, y इंटू y1। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, थोड़ा सा ये आइडिया लगाओ कि x को किससे रिप्लेस किया गया होगा, x को किससे रिप्लेस किया गया होगा, x को किससे रिप्लेस किया गया होगा, वेरी गुड, किससे रिप्लेस किया होगा, x प्लस x1 अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये आइडिया लगाओ कि y को किससे रिप्लेस किया गया होगा, y प्लस y अपॉन
2। अच्छा, थोड़ा सा ये आइडिया लगाओ, x इंटू वाई को किससे रिप्लेस किया गया होगा? अब बोलोगे सर इसमें तो x इंटू वाई का टर्म ही नहीं है। तो मैं क्या बोला अभी इससे पहले कि ये जो मेथोलॉजी है, ये जो मेथड है, ये तुम इलिप्स के लिए भी लगा सकते हो, हाइपरबोला के लिए भी लगा सकते हो, पाराबोला के लिए भी लगा सकते हो, है ना? तो पाराबोला केस में तो एक्स वाई का टर्म्स होगा ही ना होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इलिप्स में भी हो सकता है, करेक्ट ना? सिर्फ सर्कल में नहीं है ना, तो यहीं भी पढ़ लेते हैं। अगर एक्स वाई का टर्म हुआ तो आपको उसको रिप्लेस करना है x इंटू वाई वन प्लस वाई इंटू एक्स वन अपॉन 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही आप इनको रिप्लेस करेंगे इक्वेशन में तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। कहां तो कौन सा टेंजेंट का इक्वेशन आएगा? जो आपने पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को सिलेक्ट किया x1 y1, पॉइंट x1 y1 पे। चलिए यहां तक लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, लिखो 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 इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। कैसा सर्कल है? सेंटर ओरिजिन पे आ गया, है ना? रेडियस कितना हो गया? ए हो गया। इसको हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल बोलते हैं ना, क्योंकि इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया गया, इसका सेंटर को ओरिजिन पे पुट कर दिया गया, है ना? तो उस समय टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? बहुत सिंपल होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आएगा बताओ? देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज क्या होगा बता सकते हो? If equation of circle is x square plus y square is equal to a square, standard circle, then equation of tangent at point x1, y1 क्या आएगा बताइए? क्या आएगा? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना किससे? x x1 प्लस y y1 हो गया, खत्म। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? एक क्वेश्चन लिखिएगा, इफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 is 25. Find the equation of tangent. Find the equation of tangent and equation of tangent at 3,4. At 3,4. दुनिया का इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्या आएगा? If equation of circle is x square plus y square equal to 25, find the equation of tangent at 3,4. कितना आएगा? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है, एक्स x1 से x1 कितना है? 3 ना, तो क्या आएगा? 3x प्लस 4y हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डायरेक्ट लाइन की इक्वेशन आ गई जो कि उस पर टेंजेंट है।
नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, लिखिएगा पैरामीट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, लिखिए पैरामीट्रिक फॉर्म। देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म, सेकेंड फॉर्म पैरामीट्रिक फॉर्म लोग पढ़ने वाले। तो हम लोग पैरामीट्रिक फॉर्म जो पढ़ रहे हैं ना, वो स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पढ़ रहे हैं। किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पढ़ रहे हैं। बाद में देख लेंगे जनरल सर्कल के कैसे लिखा जाएगा, लेकिन हम लोग जनरली इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए पढ़ते हैं। तो कोई बता सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर हमको लिखना है तो अभी मान के चलो ये सर्कल आपके पास, सर्कल का इक्वेशन जो क्या होगा आपका, मान लेते हैं इक्वेशन देके रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट ना? अब देखो, अब क्या है कि अगर किसी एक पॉइंट पे आप क्या करना चाहते हैं, है ना, पॉइंट x1 y1 पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आप यहां पे टेंजेंट का इक्वेशन लिखना चाहते हैं, इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसको रिप्लेस कर दीजिएगा एक्स स्क्वायर की जगह पे x इंटू x1 और y की जगह पे y इंटू y1, है ना। लेकिन बात अब ये है कि अभी क्या है कि अगर मैं x1 का कोऑर्डिनेट लिखूं पोलर कोऑर्डिनेट में तो r थीटा लिखाएगा, या फिर हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लिखे तो क्या लिखा r cos थीटा r sin थीटा, ही लिखाएगा ना। तो x1 की वैल्यू कितनी आएगी? अभी तो रेडियस a है तो मैं क्या लिखूंगा a cos थीटा, और y1 क्या आ जाएगा a sin थीटा। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है x इंटू x1 प्लस y इंटू y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो यहां पे x1 की वैल्यू रख दे और y1 की वैल्यू रख दे, तो रखने के बाद क्या बनेगा, यहां बनेगा x a cos थीटा y a sin थीटा। ए हर एक जगह कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बनेगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू ए। ये किसका इक्वेशन हो गया? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म। लिखिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑन द सर्कल। सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म, नेक्स्ट क्लास में लोग पढ़ेंगे स्लोप फॉर्म। तो पैरामीट्रिक फॉर्म हम किसके लिए पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड सर्कल के लिए पढ़ रहे हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। जनरल सर्कल में इसका यूज नहीं करते हैं, करते हैं तो हम बता देंगे किस तरह से करते हैं नेक्स्ट क्लास में स्लोप फॉर्म, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानकारी जोड़ लेंगे, ठीक है। लेकिन आपका काम है अभी तक रिवाइज करके आना, और कल तुम लोग का क्लास होगा, ठीक है ना, सेम क्लासेस होंगे जैसे, हाँ कल क्लास होगा, मैं बता तो, हाँ संडे क्लास है कल, सेम जैसा होगा तीनों सब्जेक्ट का। कल ऑफ नहीं है, कल ऑफ नहीं है। हाँ ड्रेस पहन के आना हो, जैसा भी आना हो, कल क्लास है, प्रॉपर क्लास। इसलिए 3 दिन छुट्टी भी हो रही है। 3 दिन छुट्टी कहाँ होता है? 3 दिन छुट्टी आप लोग का ट्यूसडे से, ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे। डेट बोला जाए तो 7 8 9 10 से प्रॉपर क्लास हो।
चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म, है ना। उसमें से हम लोगों ने दो पढ़ लिया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन चलो हम लोग कहां तक पढ़ लिए थे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पोलर फॉर्म। अब हम लोग को पढ़ना था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। चलिए हेडिंग डालिए। पहले हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल पे ही देखेंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने एक बताया था पैरामेट्रिक फॉर्म, किसके लिए बताया था, स्टैंडर्ड सर्कल के लिए बताया था, है ना। तो जनरल सर्कल के लिए वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, है ना। तो जनरल सर्कल के लिए हम लोग जनरली पोलर फॉर्म वाला इक्वेशन नहीं लिखते हैं। नहीं तो सोचो पोलर फॉर्म में कोऑर्डिनेट को क्या मानते थे, x1 इज इक्वल टू, काफी लंबा पड़ता था, x इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा। तो उस हिसाब से जहां जहां x1 वहां रिप्लेस करेंगे तो काफी लंबा आ जाएगा, है ना। तो हम लोग ध्यान रखें कहां पे क्या यूज करना है। जब स्टैंडर्ड सर्कल हो तभी आप क्या कीजिए, पोलर फॉर्म का यूज कीजिए। उसी तरीके से स्लोप फॉर्म जो है आप यूज करेंगे, मैं बताऊंगा, दोनों जगह कर सकते हैं। पहले हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए देखेंगे, करेक्ट ना। तो लिखिए, हाँ चलो लिखो, स्लोप फॉर्म। थर्ड है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में हम लोग आ चुके हैं, थर्ड पार्ट था स्लोप फॉर्म। देखो एक सर्कल देके रखा हुआ, अभी हम इस केस में जो स्लोप ले रहे हैं वो आपका m ले रहे हैं, ये आपका सर्कल हो गया। और सर्कल जो ले रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल ले रहे हैं। कौन सा सर्कल ले रहे हैं, स्टैंडर्ड सर्कल ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड सर्कल जो है कुछ इस तरीके से, उसका सेंटर कहां पे होगा, ऑरिजिन पे होगा। और इसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और एक लाइन ले रहे हैं, लाइन जो ले रहे हैं वो हम लोग स्लोप फॉर्म में ले रहे हैं। तो स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो इधर ध्यान देते हैं, बोलिए आगे क्या, ठीक है ना। तो अभी मान लेते हैं कि इस लाइन का इक्वेशन कितना है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, करेक्ट ना। ए सब इधर ध्यान दो, लाइन क्या देके रखा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल। अच्छा अभी बताना है, ए इधर ध्यान दो, इस लाइन की गारंटी क्या है कि इस सर्कल पे टेंजेंट होगा। अगर देखा जाए तो हम लोग वही निकालने के लिए जा रहे हैं। तो लाइन का जो स्लोप है वो m ही रहेगा, डिपेंड करेगा c पे कि ये इस सर्कल पे टेंजेंट होगा कि नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। स्लोप से हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है c से। c की वैल्यू बताओ जिसके लिए वो
इस पे टेंजेंट हो जाए, नहीं तो हो सकता है कि ये बाहर बाहर ही निकल जाए या इस सर्कल को कट कर दे। तो आपको ये बताना है कि अगर इस लाइन को इस सर्कल पे टेंजेंट बनना है ना, इस लाइन को अगर टेंजेंट बनना है इस सर्कल के लिए, तो ज्योमेट्रिक कंडीशन तुमको कुछ दिख रहा है? इसके बारे में पिछले क्लास में बहुत बार बात कर चुके हैं। क्या ज्योमेट्रिक कंडीशन दिख रहा है? अगर इस लाइन को इस पे टेंजेंट बनना है तो कुछ ज्योमेट्री आपको दिख रही है, यही ज्योमेट्री होनी चाहिए। बोलो। बनेगा तो सेंटर से जो इस लाइन की दूरी होगी वो रेडियस के बराबर होगी। टेंजेंट के लिए वही कंडीशन था, नहीं तो फिर सेकेंड बन जाएगा, या नहीं तो नाइदर सेकेंड नॉट टेंजेंट बन जाएगा। कंडीशन लिखाया था नहीं लिखाया था? मेथड 2 भी बताया है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे, वहां से भी कंडीशन निकाल के आएगा। दो तरीका बताया, अभी एक भी नहीं बता रहे आप लोग। बात समझ में आया कि नहीं आया? अगर इस लाइन को अगर इस पे इस सर्कल पे टेंजेंट बनना है तो इस लाइन का जो ओरिजिन से दूरी है, जो सेंटर से दूरी है, वो किसके बराबर होना चाहिए? रेडियस के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ओरिजिन से लाइन के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? कंडीशन फॉर टेंजेंट, तो अगर मैं बोलूं कि ये आपका O है और ये आपका यहां पे P पॉइंट पे टच कर रहा है और ये स्मॉल p है ना, तो जो P का डिस्टेंस आएगा, जो OP आएगा किसके बराबर आएगा? A पे A के बराबर आएगा। और OP का डिस्टेंस निकाला जा सकता है, कैसे निकाल सकते हैं? ओरिजिन पता है, ओरिजिन से पुट करें तो क्या आएगा? मॉड ऑफ C अपॉन रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, तो आ जाएगा टोटल 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो मॉड ऑफ C की वैल्यू कितनी आ गई? और अगर हटाएंगे मॉड तो क्या आएगा? C का वैल्यू प्लस माइनस बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर इस लाइन को इस सर्कल पे टेंजेंट बनना है तो इस C की वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए? A इंटू रूट अंदर ये वाला रेडियस इंटू रूट अंडर 1 प्लस m स्क्वायर के बराबर होगा, तभी जाकर के ये वाली लाइन जो है इस पे क्या होगा? टेंजेंट बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? इसलिए मैं क्या लिखा हूं? कंडीशन फॉर टेंजेंट। क्या कंडीशन होंगे? और टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म बताइए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म क्या होगा? कोई बता सकता है? यही है, कोई अलग नहीं है, यही लाइन है। लेकिन अब कंडीशन क्या था? ये C के बदले हमको क्या लिखना होगा? दिस थिंग लिखना होगा। तो क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू mx, C के जगह प्लस माइनस। अच्छा, यहां पे दो वैल्यू क्यों आ रही? दो वैल्यू इसलिए आ रही है क्योंकि तुमको मिलेगा एक सर्कल और एक मिलेगा लाइन, और लाइन का मिलेगा स्लोप। जब स्लोप मिलेगा तो एक स्लोप के लिए दो टेंजेंट पॉसिबल थे, एक इसके पैरेलल हो सकता था इस साइड से। मैथमेटिक्स सब बोलता है ना? तुमको आइडिया भी नहीं होगा, वो दो जितना होगा पॉसिबल वो सब निकाल के देगा।
बात समझ में आ रहा है? यहां पे दो आने का मतलब ये था कि तुमको वो रिमाइंडर डाला है कि दो ऐसे टेंजेंट पॉसिबल हो सकते हैं, है ना, जो कि पैरेलल होंगे। तो एक प्लस में लिखा आएगा, जैसे कि y इक्वल टू mx प्लस a रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और दूसरा क्या आएगा y इक्वल टू mx माइनस रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर, और दोनों टेंजेंट एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो मैं दोनों को यहां पे कंबाइन करके ही लिख रहा हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते। देखो, मैं उस दिन भी ये बात को बताया था, सर्कल की जो ज्योमेट्री है इतनी खूबसूरत है कि अभी अभी जो मैंने टेंजेंट के लिए कंडीशन लगाया वो उन पे सूट बैठता है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर सर्कल पे टेंजेंट बनना है तो ये बहुत आसान सा ज्योमेट्री है कि जो लाइन और सेंटर के बीच की दूरी होगी वो किसके बराबर हो जाए, रेडियस के बराबर हो जाए सर्कल के। लेकिन ये जो खूबसूरती है दूसरे कर्व में नहीं दिखता है। जैसे कि इलिप्स के केस में ऐसा नहीं होगा, पाराबोला के केस में ऐसा नहीं होगा। पाराबोला से आप लोग परिचित हैं, तो मैं अभी एक करके दिखाता हूं। सिंपल सी बात है, अगर आप एक कर्व ड्रॉ कर लेंगे, है ना, और आप ये पाराबोला हो गया, मान के चलिए आप, मैं एक पाराबोला ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, ठीक है। अगर ये पाराबोला हो गया और आप यहां पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, करेक्ट, तो अभी इसमें तो रेडियस नाम का चीज होता ही नहीं है, तो फिर तुम किसको किसके बराबर करोगे, प्रॉब्लम हो गया ना। तो वहां पे जो सर्कल में जो हम मेथड यूज कर रहे थे वो हर एक जगह यूनिवर्सल बोल सकते नहीं है, हाँ, लेकिन सर्कल के केस में आपका काम को काफी आसान कर देता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सर्कल के केस में हम लोग उस मेथड का यूज बार बार करेंगे, यहां तक कि जब हम लोग कैलकुलेशन भी कर रहे होंगे या क्वेश्चन भी कर रहे होंगे तो डायरेक्ट उस मेथड को यूज करेंगे। इसमें डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जितना भी मैं डेरिवेशन करूंगा, जितना भी, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि सेम टू सेम वही डेरिवेशन आपको अपने तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम करना होगा, है ना। मैं इसमें फॉर्मूला याद तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसका डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से लॉजिक से पता होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा तरीका पता है तो और ज्यादा अच्छा है ना। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि इसमें से शॉर्ट मेथड कौन सा है जो आसानी से हमको आंसर तक पहुंचाए, है ना। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो मेथड 2 यूज कर रहे हैं वो आपको हमेशा हर केस के लिए करना होगा, और आप जब प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे होंगे तो आप इस मेथड, इस लॉजिक का यूज कर सकते हैं। ये लॉजिक मैं बार बार पिछले क्लास से बताऊं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और आने वाले टाइम में फिर से रिपीट करूंगा। फिर भी तुम लोग को आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते, मेरा काम है बार बार बताना, समझाना, मैं बता रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, सर्कल को अभी क्या करने देता हूं, स्टैंडर्ड ही रखता हूं। तो सर्कल का इक्वेशन जैसे मैंने लिया था वैसे ही ले लिया। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक लाइन जो है इस पे क्या है, टेंजेंट है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये वाला लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगा, उसके लिए कुछ रिलेशनशिप हम लोग क्रिएट करेंगे, है ना। किसके बीच में, सी, ए और एम के बीच है, बाकी तो एक्स वाई है ना। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आएगा जिसके बाद हम लोग बोल पाएंगे, और आपको पता ही है सी का रिलेशन क्या आ रहा है, सी इक्वल टू प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और वाई की जगह लिख देंगे mx प्लस, ये बहुत छोटा सा क्वाड्रेटिक आपके सामने अपेयर हो जाएगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखा जाए, इसको एक्स स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायरिंग करेंगे, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लें
1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वाड्रेटिक है और आपको क्वाड्रेटिक नहीं पता है। 3 टाइप से सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं। रियल सॉल्यूशन है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, दूसरा रियल एंड इक्वल सॉल्यूशन, और थर्ड में नो सॉल्यूशन या इमेजिनरी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। तो अगर इसके डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन आ गए तो ये फिर ये जो लाइन है टेंजेंट नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, सेकेंड। पहले भी बात कर चुके हैं, फिर से पढ़ रहे। अगर इस लाइन को इस सर्कल पे टेंजेंट बनना है तो सॉल्यूशन इसके क्या आने चाहिए, रियल एंड इक्वल आनी चाहिए, है ना, ताकि जो दो वैल्यू आएगी वो एक ही पॉइंट पे है। एक्स जो दो वैल्यू आएगी एक ही पॉइंट पे है। जब एक ही पॉइंट पे आएगा तो सेकेंड ना होकर के वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट का डेफिनेशन पढ़े थे ना, एक सेकेंड था, ए बी पॉइंट था, बी ए की तरफ अप्रोच कर रहा था और ए बी आके कोइंसाइड हो गया था, वही तो है। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या होगा, कंडीशन फॉर टेंजेंसी क्या आएगा, डी का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू कितना करना पड़ेगा, 0, और डी की वैल्यू कितनी होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ए का वैल्यू 1 प्लस एम स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म में क्या है, सी स्क्वायर, यही आएगा ना। चलो इसको कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो कितना आ गया यहां से 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो यहां से कितना बनेगा, ये वाला 4 इससे मल्टीपल होगा तो कितना आएगा 4। अच्छा एक बार हम लोग क्या करते हैं, 4 को कैंसिल आउट कर लेते हैं। 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो है 4 कैंसिल आउट हो गए, करेक्ट ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 1 माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फिर माइनस एम स्क्वायर किससे मल्टीपल होगा, इनसे, माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0, करेक्ट ना। तो कुछ कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये वाला कैंसिल आउट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से, अब यहां से हम लोग ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना। तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर जब कॉमन ले लिया तो बनेगा आपके पास 1 प्लस एम स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। सी स्क्वायर को मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूं और मैं लिख सकता हूं, अगर स्क्वायर हटेगा तो क्या बनेगा, ये नहीं बनेगा। वही कंडीशन आया कि नहीं आया, वही कंडीशन आया कि नहीं आया, सी के लिए वही कंडीशन आ गया। अगर इस लाइन को इस सर्कल पे टेंजेंट बनना है तो सी की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी, प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। आया कि नहीं आया यहां से, ये मेथड 2 से हम लोग क्या, ये आपको समझना था, ये आपको बार बार करना होगा, हर एक केस में ये करेंगे। और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फिर से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा स्लोप फॉर्म में। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखिएगा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। हेडिंग डालिए, लिखिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। देखो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में हम लोग 2 तरीके से बात कर सकते हैं। पहले एक तरीका समझ लेते हैं, फिर दूसरा तरीका समझेंगे। इसमें भी आप 2 तरीके से काम करेंगे, ठीक है। मैं मेथड 1 के बारे में बात कर रहा हूं कि आप कैसे ऑपरेट करेंगे।
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी में देखा कि मैंने एक लाइन लिया और एक सर्कल लिया। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात हो रही है, मतलब जहां पे लाइन और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहा है। तो मान के चलो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर सर्कल को टच कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर को। ऐसा तो हो गया ना, ऑलवेज टच करेगा। तो इसमें कहां पे टच करेगा वही क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो वो वैल्यू निकालना है जहां पे वो लाइन उस सर्कल को टच कर रहा होगा। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, उसी के बारे में हम लोग थोड़ा विचार करते हैं कैसे निकाला जाना। तो देखो इसमें हम लोग मेथड 1 में इसको स्टेप में बांट देते हैं। स्टेप 1 जैसे देखिए आपके पास एक सर्कल रहेगा, करेक्ट ना, एक सर्कल रहेगा, ये सर्कल रहा, करेक्ट ना, और उस सर्कल का एक सेंटर रहा होगा। मान लेते सेंटर कितना है, माइनस जी माइनस एफ, करेक्ट। और आपका टेंजेंट ये हो गया, ये आपका t इक्वल टू 0 हो गया। और ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? तो आप लोग क्या करेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, अगर आपको टेंजेंट का इक्वेशन पता है, टेंजेंट का इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए इंटू रूट अंडर 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर आपको टेंजेंट स्लोप तो पता है तो नॉर्मल का भी स्लोप निकल के आ जाएगा। और वो कहां से पास कर रहा है, या इस लाइन के परपेंडिकुलर इस लाइन का इक्वेशन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और वो कहां से पास कर रहा है, माइनस जी कॉमा माइनस एफ से। तो लिखिएगा स्टेप 1 में, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कैसे लिखेंगे, लाइन किसके परपेंडिकुलर है, नॉर्मल किसके परपेंडिकुलर है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। और कहां से पास कर रहा है, माइनस जी कोमा माइनस एफ से, मतलब सेंटर से पास कर रहा है। ये दोनों आपको पता होगा और आसानी से आप नॉर्मल का इक्वेशन जो है वो लिख लीजिएगा। लिखिएगा, ब्रैकेट में लिखिए परपेंडिकुलर टेंजेंट, लिख लो क्या है, परपेंडिकुलर टू टी इज इक्वल टू 0 एंड passes through center of the circle, correct। स्टेप 2, स्टेप 2 में क्या करना है, आपके पास दो लाइन है, एक टेंजेंट की लाइन है और एक नॉर्मल की लाइन। दोनों लाइन की इक्वेशन आपको पता है। आप ये सोचो कि अगर इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं मिल जाएगा। तो स्टेप 2 में क्या करना है, जो दो इक्वेशन आपके पास है टेंजेंट का और नॉर्मल का, उनको क्या कर लेना, सॉल्व करना है। लिखिएगा स्टेप 2 में, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 मतलब नॉर्मल की इक्वेशन, एंड t इज इक्वल टू 0 टेंजेंट की इक्वेशन, t इज इक्वल टू 0 इज कोऑर्डिनेट ऑफ the point of tangency, the point of tangency। मेथड 1 तो ये था, इसको हम लोग बहुत बार यूज करते हैं, ये थोड़ा सा आसान पड़ता है सर्कल के केस में, है ना।
सर्कल के केस में ये आसान पड़ जाता है, लेकिन जैसे कि मैं बताया सर्कल के केस में ये वाला पार्ट जो होता है थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन अगर तुम फिर से पाराबोला इलिप्स के बारे में बात करोगे तो धोखा दे जाएगा ये मेथड, क्योंकि वहां तो ना सेंटर है ना तुम नॉर्मल की इक्वेशन लिख पाओगे, दिक्कत हो जाएगा ना प्रॉब्लम। तो मैं फिर से आपको एक यूनिवर्सल तरीका बताता हूं जो आप कहीं भी यूज करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, करेक्ट ना। तो देखो लिखेंगे मेथड टू लिखिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। मेथड टू लिखिए, मेथड टू में क्या है इधर ध्यान दो, हमको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए, है ना। तो मान लेते हैं ये आपका सर्कल है जिसका इक्वेशन देके रखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये जो है टेंजेंट टी इज इक्वल टू 0, और हमको क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट चाहिए या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी चाहिए। तो यही तुम्हारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो गया। फिलहाल इस कोऑर्डिनेट को मैं x1, y1 मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कोऑर्डिनेट में एक लॉजिक है जिसको हम लोग फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, वो लॉजिक क्या है, एक ही चीज को बार बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं अधिकतर। तो 2 बार एक ही चीज को लिखने का मतलब नहीं है कि एक ही चीज को 2 बार लिखना है। जैसे कि मान के चलो तुम्हारे पास, तुम लोग का तो बहुत ब्रिलियंट माइंड है ना, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो इसलिए बोल दिया। जैसे कि अभी सर्कल के लिए टेंजेंट पढ़ रहे, तो कितने फॉर्म पढ़े, 3 फॉर्म पढ़े। तो एट ए टाइम में आपको 2 फॉर्म लिखना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई भी 2 फॉर्म को लिखना है। तो 3c2 से कितने तरीके से लिख सकते हैं, 3c2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 तरीके से लिख सकते हैं, करेक्ट ना। यही 3 फॉर्म का यूज करना आपको, है ना। तो आप एट ए टाइम में कोई 2 फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी मेरे लिए आसान होगा कौन सा फॉर्म, पॉइंट फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन पूछूं तो क्या आएगा, x इंटू, बताया था ना, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, x1 से, y स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे y1 से इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, वेरी गुड। और इसको अभी हम लोग और एक तरीके से लिखने वाले हैं, स्लोप फॉर्म में लाइन की इक्वेशन बताइए, इस लाइन का इक्वेशन बताइए स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू, अभी भी पढ़ा, mx प्लस माइनस, अगर आपसे पूछा जाए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 एंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास 10th में, वैसे तो क्लास तुम लोग को पढ़ाया भी गया, क्लास 10th में भी बताया गया होगा, अगर 2 लाइन, एक मान लेते हैं a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, दूसरी लाइन a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन एक ही लाइन है, मतलब एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है। तो क्या कंडीशन होता था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, क्योंकि दोनों लाइन कोइंसाइड कर रहा है ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो तुमको वही बच्चों वाला मेथड यूज करना है, वही छोटा सा लॉजिक यूज करना है। तो यहां पे x का कोफिशिएंट कितना है, x1 है, वेरी गुड।
वही वही लॉजिक यूज करने वाले हैं। x1 और इधर नहीं बताओ x का कोफिशिएंट कितना है, -m है या m है? हाँ वेरी गुड। ऐसा नहीं देखेंगे, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ला करके कंपेयर किया जाता है। कंपेयर करने आता है ना जी? ठीक है, तो यहां पे कितना लिखा जाए? -m। फिर बताओ यहां पे y का कोफिशिएंट कितना है? y1 है। और यहां पे कितना है? 1 है। अब बताओ a स्क्वायर कांस्टेंट टर्म, तो नीचे क्या आएगा? यही आएगा ना जी? बोलिए। तो बताओ, तो तुम लोग बताओ, अब x1 का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? तुरंत पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल के आया कि नहीं है? तो अगर x1 निकालना है तो कितना आएगा? ये वाला उधर जाएगा, -m उधर जाएगा, और a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा? am √1 प्लस m स्क्वायर, और जो साइन आएगा वो क्या आएगा? प्लस माइनस। करेक्ट ना? लेकिन एट ए टाइम जो y की वैल्यू आएगी, जो y1 की वैल्यू आएगी, वो कितना आएगा? अभी तुम लोग दिक्कत में पड़ने वाले हो, और आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि y1 का वैल्यू क्या आएगा? ये तो बहुत आसान है। कितना आएगा? ये बोलना बहुत आसान है, उसके बाद का तो बोलो। प्लस माइनस, माइनस प्लस, क्या क्या आएगा? क्या लिखे हैं जी? माइनस प्लस लिखें या इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है। देखो x1 y1, अगर ये देखो यहां पे 1 है, तो अगर y1 पॉजिटिव होता तो x1 -m मल्टीपल हो जाता ना। तो अभी अगर ये प्लस माइनस लिए हैं तो उसके विपरीत आना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आ रहा? अगर यहां पे माइनस मल्टीपल हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पे माइनस प्लस लिखेंगे। करेक्ट ना? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, या पॉइंट ऑफ टेंजेंस का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस am √1 प्लस m स्क्वायर, यही आएगा ना? और सेकेंड में क्या आएगा? प्लस माइनस am √, हर जगह कम पड़ जाएगा। कितना टाइम हो गया?